हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतरा ने रुद्र को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद फ़ोन काट दिया था, जिसकी वजह से रुद्र को बहुत गुस्सा आया था। गायत्री उसे शांत करने आई थी, लेकिन उल्टा उन दोनों का झगड़ा हो गया और रुद्र ने गायत्री को अपने दिल की बात बता दी कि वह अंतरा को डाइवोर्स नहीं देगा, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आएगा। और यहाँ तक कि गायत्री जो बच्चा पैदा करेगी उसे भी वह और अंतरा मिलकर पालेंगे। यह सब सुनकर गायत्री दंग रह गई थी। तब तक रुद्र की माँ मधु आहूजा ऊपर आई थी और उन दोनों को शांत रहने कहा था। उसके बाद रुद्र मधु ने कहा था कि गायत्री से बेहतर अंतरा थी। यह सुनकर गायत्री गुस्सा होकर घर से बाहर निकल गई थी और अपनी माँ को फ़ोन करके उसके साथ जो कुछ हो रहा था वह बताया था। उसकी माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था कि वह मुंबई आकर सबको देख लेगी और अंतरा को बहुत बुरी मौत मरवाएगी। गायत्री के घर से बाहर जाते ही मधु रुद्र के पास आई और उसे कहा कि यहाँ खड़े क्या हो, जल्दी उस लड़की के पीछे जाओ। उसे तो अपने होने वाले बच्चे की कोई पड़ी नहीं है, लेकिन हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। जाओ जल्दी, और यह ध्यान रखना कि बच्चा सुरक्षित रहे। उस गायत्री के साथ चाहे जो हो, उसकी मुझे परवाह नहीं। यह सुनकर रुद्र ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा कि आप आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। दूसरी तरफ होटल सहारा के रूम नंबर 607 में आहूजा निवास से बिल्कुल उल्टा माहौल था। अंतरा ने खाना बनाया था और फिर मामा को खाना देने के लिए हॉस्पिटल गई थी। पूरा दिन अपने मामा के साथ बिताने के बाद जब वह लौटी तब कमरे का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गई। शूट की फर्श, टेबल, कबर्ड्स, बेड, हर जगह गुलाब थे। गुलाब की मीठी खुशबू हवा में छा गई थी। बाहर आसमान में लगभग अंधेरा हो गया था। अंतरा ने लाइट्स ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक बड़े गर्मीले हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे बेडरूम में खींच लिया। वह एक चौड़ी और मजबूत छाती से टकराई। मिस्टर शैडो, आज आप जल्दी वापस आ गए। मिस्टर शैडो ने अंतरा के नाक पर अपना नाक लगाते हुए कहा कि क्या तुम भूल गई कि आज कौन सा दिन है। यह सुनकर अंतरा भौहें सिकुड़कर और वह सोचने लगी, कौन सा दिन है आज। अंतरा ने सवालिया नज़र से मिस्टर शैडो की तरफ देखा। आज अंतरा का 26वां जन्मदिन था। वह भूल गई थी, लेकिन मिस्टर शैडो नहीं भूला था और ख़ास अंतरा के लिए उसने होटल के शूट को गुलाब के समंदर में बदल दिया था। हर तरफ गुलाब पंखुड़ियाँ देखकर अंतरा अभी भी चकित थी। यह माहौल अंतरा को मदहोश बना रहा था। अंतरा ने मिस्टर शैडो को हल्का सा धक्का देकर अपने से दूर किया और कहा कि मैंने अभी तक अपने जूते नहीं निकाले। अंतरा को एहसास हुआ कि उसके जूते रास्ते में थोड़े गंदे हो गए थे और वह उन गंदे जूतों से गुलाब की खूबसूरत पंखुड़ियों को रौंदना नहीं चाहती थी। वह झुककर अपने जूते उतारने जा रही थी, लेकिन उससे पहले अचानक से मिस्टर शैडो अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना एक घुटना मोड़कर बिना कुछ कहे उसने अंतरा को खींचकर उस पर बिठा दिया। यह देखकर अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा कि आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन मिस्टर शैडो ने कोई जवाब नहीं दिया और अंतरा को कसकर पकड़ लिया और फिर अंतरा के जूते की लेस खोलने लगा। अंतरा ने भी ज़्यादा दलील ना करते हुए अपना हाथ उसके गले में डाल दिया और मिस्टर शैडो को अपने जूते उतारने देखने लगी। अंतरा मिस्टर शैडो की हरकत से थोड़ी घबरा गई थी। उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया था। अंतरा, मिस्टर शैडो को जवाब देते हुए उसने कहा, हाँ क्या हुआ? अगर नहीं निकल रहा तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मिस्टर शैडो ने उसका एक जूता उतार दिया था और वह जूता देखने लगा और फिर अपनी हथेली पर रखा। अंतरा के जूते की लंबाई मुश्किल से मिस्टर शैडो की उंगलियों के सिरे से लेकर उसकी कलाई तक थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से आश्चर्य से पूछा कि तुम्हारे जूते की साइज़ क्या है? यह सुनकर अंतरा थोड़ा हैरान हुई और फिर उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा कि 5 नंबर क्यों?
दरअसल अंतरा यह पक्का नहीं कह सकती थी। कभी कभी वह 4.5 नंबर के जूते भी खरीदती थी। जूतों की साइज़ अलग अलग ब्रांड्स पर निर्भर करती थी। अंतरा का जवाब सुनकर मिस्टर सैडो ने कहा कि अच्छा, तो यह बात है। इतना बोलकर मिस्टर सैडो ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा कि अब समझ आया कि तुमने वार्डरोब में पड़े हील्स में से किसी को हाथ भी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसमें सबसे छोटा साइज़ भी 6 नंबर है। मिस्टर सैडो ने यह कहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि अंतरा साइज छोटा बड़ा होने की वजह से हील्स नहीं पहनती थी। ऐसा नहीं था, बल्कि उसे हील्स पहनना पसंद ही नहीं था, क्योंकि हील्स में वह कंफर्टेबल नहीं रहती थी। और जब से उस एग्जीबिशन में हील्स पहनकर वह भयानक अनुभव से गुजरी थी, तब से हील्स देखते ही वह कांप जाती थी। अंतरा ने मिस्टर सैडो से कहा कि वैसे भी मैं ज़्यादातर स्नीकर्स पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ हॉस्पिटल जाना होता है, इसलिए पैदल आने जाने में यही कंफर्टेबल लगते हैं। अंतरा की बात को अनसुना करते हुए मिस्टर सैडो ने कहा कि मैं तुम्हारी साइज़ के हील्स ऑर्डर कर दूंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें हील्स तो पहनने ही पड़ेंगे। यह सुनकर अंतरा को लगा कि मिस्टर सैडो की बात में कोई तो संकेत है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा डिटेल में कुछ कहा नहीं। अंतरा ने कहा कि वह तो सिर्फ मैंने एक बार किया। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने पूछा, क्या? अंतरा ने आगे समझाते हुए कहा कि कार एग्जीबिशन में मैंने सिर्फ इसलिए मॉडलिंग की क्योंकि और कोई चारा नहीं था। एक मॉडल कम आई थी, यह बात शो शुरू होने से 10 मिनट पहले पता चली थी, इसलिए उन लोगों की मदद करने के लिए मैंने यह किया था। मुझे यकीन है कि ऋषभ मलिक ऐसी गलती दोबारा नहीं होने देंगे, इसलिए मुझे दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। अंतरा ने यह कहा था। तब तक मिस्टर सैडो ने उसके दोनों जूते उतार कर उन्हें शू रैक पर रख दिए और फिर अंतरा से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि उस कार एग्जीबिशन के बाद तुम्हारी खूबसूरती शहर के जवान आदमियों में चर्चा का विषय बन चुकी है? यह सुनकर अंतरा चौंक गई और कहा कि लेकिन क्यों? मैंने तो मेकअप भी बहुत ज़्यादा लगाया हुआ था। इसका जवाब देते हुए मिस्टर सैडो ने कहा कि यह सब जवान आदमी हमेशा से अलग अलग औरतों के साथ वक्त बिताते आए हैं। उनके पास एक तीसरी आंख होती है जो खूबसूरती को कहीं से भी ढूंढ निकालती है। इतना बोलकर मिस्टर सैडो ने आगे कहा कि मैंने तो सुना है कि आनंद चोपड़ा नाम का एक बिजनेसमैन तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर के लिए ऋषभ मलिक के पीछे पड़ गया था। आखिर में ऋषभ इतना परेशान हो गया कि उसने उस एग्जीबिशन से उसे बाहर निकलवा दिया था। यह सुनकर अंतरा जोर से हंस पड़ी। वो ऋषभ के गुस्से को जानती थी। उस बिजनेसमैन की जगह कोई आम आदमी होता तब तो वह उसे नदी में भी फिकवा सकता था। मिस्टर सैडो ने अंतरा से कहा कि अंतरा, मैंने हाल ही में खंडाला में एक ज़मीन खरीदी है। मैं वहाँ पर अपना एक घर बनाने की सोच रहा हूँ। यह सुनकर अंतरा को समझ नहीं आया कि मिस्टर सैडो ने अचानक से टॉपिक क्यों बदल दिया, लेकिन फिर भी वह मिस्टर सैडो की बात में जुड़ गई और कहा कि मुझे लगता है कि यह बेस्ट रहेगा, और वैसे भी आप हमेशा के लिए किसी होटल में तो नहीं रह सकते ना। इतना कहने के बाद अंतरा ने मिस्टर सैडो को जानकारी देते हुए कहा कि और मीडिया वाले तो हर जगह घूमते रहते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप ऐसे होटल में रहते हो तो आपके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी खबर फैला देंगे। लेकिन मैं यह अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इतना कहकर मिस्टर सैडो ने अंतरा को खड़ा किया। उन दोनों के पैरों के नीचे गुलाब की पंखुड़ियाँ दब गईं और गुलाब की अनोखी खुशबू कमरे में और बढ़ती गई। मिस्टर सैडो अंतरा को खींचते हुए बेडरूम की खिड़की की तरफ ले गया। वह दोनों बेडरूम की बड़ी खिड़कियों के पास रुक गए। मिस्टर सैडो ने अंतरा से कहा कि मैं वह घर बनाकर तुम्हें वहाँ बंद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर किसी से छुपा कर रखना चाहता हूँ। यह सुनकर अंतरा आश्चर्य से मिस्टर सैडो की तरफ देखने लगी। मिस्टर सैडो ने आगे कहा कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हें बाहर जाने देने से उन कमीनों की नज़र तुम पर पड़ने वाली है तो मैं कभी तुम्हें इस कमरे से भी बाहर निकलने नहीं देता। मिस्टर सैडो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। उसकी आवाज़ रुक्ष और दृढ़ थी। वह सच में सीरियस था। अंतरा ने मिस्टर सैडो से कहा कि लेकिन अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं गई
तो मेरे मामा को खाना कौन पहुंचाएगा? और आपने ही मुझे कहा था कि मेरी ज़िंदगी घर के काम काज में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे अपने काम में खुशी मिल रही है तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने अंतरा को समझाते हुए कहा कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब भी मेरी उस मामले में राय बदली नहीं है और अभी मैंने सिर्फ वही कहा जो मेरे दिल में था, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव हूँ। इतना बोलकर मिस्टर सैडो ने आगे कहा कि तुम जो चाहे वह कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोकूंगा नहीं। यहाँ तक कि अगर तुम्हें गायत्री से बदला लेना है तो भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें अपना पूरा समर्थन दूंगा। बात बस इतनी है कि जब कोई दूसरा आदमी तुम्हें पाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगा। मिस्टर सैडो की यह आखिरी लाइन अंतरा के दिल को छू गई। उसे समझ आया कि मिस्टर सैडो को उसकी फ़िक्र है। अंतरा ने कहा कि आपको पता है, आपने अभी बिल्कुल ऋषभ मलिक की तरह बात की। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने कहा, सचमुच? जवाब में अंतरा ने कहा, हाँ, और क्यों नहीं होगा, आप दोनों भाई। अंतरा ने आगे बोलने से खुद को रोक लिया। उसे अपनी बात पर पछतावा हुआ। दोनों ही जानते थे कि अंतरा को मिस्टर सैडो की असली पहचान पता है, लेकिन दोनों के बीच बिन बोले ही एक समझौता था कि वह इस बात को जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन अंतरा ने आवेश में आकर बिना सोचे समझे मिस्टर सैडो और ऋषभ मलिक को भाई बोल दिया था और बोले हुए शब्द तो वापस आने से रहे। अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा कि आई एम सॉरी। मैं वह आगे बोले उससे पहले मिस्टर सैडो ने बात काटते हुए अपनी शांत और स्थिर आवाज़ में पूछा कि अंतरा, क्या इसका मतलब यह है कि तुमने यह मान ही लिया है कि मैं विक्रांत ग्रोवर हूँ? यह सुनकर अंतरा ने हड़बड़ाते हुए अपना सर ना में हिलाया और कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अब मैं इस मामले में कभी नहीं पड़ूंगी। जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा कि मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था। इतना कहने के बाद मिस्टर सैडो ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे से बेड पर बिछी गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर रख दिया और फिर आगे अंतरा से कहा कि मुझे बस इस बात का डर है कि एक बार मैं अपना मास्क उतार दूंगा तो तुम निराश हो जाओगी। यह सुनकर अंतरा ने हैरानी से कहा, निराश? और आपसे? कभी नहीं। इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने अंतरा से कहा कि तुम्हें इतना दावे के साथ कुछ नहीं कहना चाहिए। शायद मैं विक्रांत ग्रोवर जितना हैंडसम या पावरफुल नहीं हूँ। मैं बस एक साधारण आदमी हूँ। मेरे पास प्यार के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं है। इसलिए मुझे हमेशा यह डर लगा रहता है कि तुम मेरी इन कमियों की वजह से एक दिन मुझे छोड़ दोगी। मिस्टर सैडो के पास शब्दों का जाल बुनने की कला थी। अंतरा को एक पल के लिए लगा कि मिस्टर सैडो उसकी कोई परीक्षा ले रहे हैं। आखिर में अंतरा ने अपने हाथों को मिस्टर सैडो के गले में डाले और उसकी आंखों में गहराई से देखकर कहा कि आपने कहा था कि जब तक मैं खुद से नहीं कहूँगी आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। क्या यह वादा अब भी कायम है? जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा कि बेशक। अंतरा ने आगे पूछा, और यह वादा कब तक रहेगा? मिस्टर सैडो ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी दम तक। यह सुनकर अंतरा ने कहा कि तो ठीक है फिर। यह कहते हुए अंतरा आराम से वापस बैठ गई और उसके सिर के बालों को सहलाते हुए आगे कहा, चूँकि आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं एक विश करूँगी कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे आपका स्टेटस जो भी हो या फिर आप कैसे भी दिखते हो। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी और इसके बदले में आप भी मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। अगर आपका पहला प्यार वापस आए तब भी आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। जैसा डर आपको है वैसा डर मुझे भी है और मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन अब मैं स्वार्थी बनना चाहती हूँ। मैं आपको आपके पहले प्यार को वापस नहीं देना चाहती। मिस्टर सैडो अंतरा को क्या जवाब देगा?
लेकिन अंतरा की यह बात सुनकर मिस्टर शैडो ने अपने होंठ तुरंत अंतरा के होंठों पर रख दिए और एक किस करने के बाद कहा कि अंतरा, तुमने जो कहा उसे शपथ कहते हैं, विश नहीं। इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि लेकिन आप इसे एक विश ही समझो। यह सुनकर मिस्टर शैडो को संतुष्टि के साथ बेबसी की अजीब सी अनुभूति हो रही थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि अच्छा है, तुम मुझे मिली हो। यह सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, मतलब? जवाब में अंतरा को समझाते हुए मिस्टर शैडो ने कहा कि वह आनंद चोपड़ा जिसे ऋषभ ने एग्जीबिशन से बाहर निकलवा दिया था, वह एक प्लेबॉय है। अगर वह तुम्हें पहले मिलता तो वह भी तुम्हारे मामा की आसानी से ट्रीटमेंट करवा सकता था। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी उसके साथ बिताती? यह सुनकर अंतरा ने तुरंत जवाब दिया कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं एक नज़र में किसी व्यक्ति का स्वभाव बता सकती हूँ। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि फिर भी मान लो कि अगर उसने तुम्हारी मदद की होती तो तुम क्या करती? यह सुनकर अंतरा एक पल के लिए सोचती रही और फिर कहा कि तब भी मुझे उनके एहसान का बदला तो चुकाना ही था। मैं उसे उसके पूरे पैसे ब्याज के साथ वापस करती, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ती, मैं ज़रूर करती। यह सुनते ही मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए अंतरा की नाक पर चुटकी ली और कहा कि नादान लड़की, उसके पास भी पैसों की कमी नहीं है। वह तुमसे पैसे क्यों चाहेगा? वह बस तुम्हें चाहता है। इतना बोलकर मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि अच्छा चलो यह बताओ कि अगर उसने तुम्हारा शरीर मांगा होता तो क्या तुम उसे दे देती? जवाब में तुरंत अंतरा ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा कि मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती, इसलिए मुझसे यह सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। अंतरा का जवाब सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि मैं सिर्फ ऐसी कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ। अगर मेरी जगह उसने तुम्हारे मामा के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए होते और फिर वह जिद करता कि उसे तुम्हारा शरीर चाहिए, तो तुम क्या करती? यह सुनकर अंतरा कुछ पल के लिए जवाब देने में हिचकिचाई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर घृणा के हाव भाव आ गए और उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा कि फिर भी मैं इसके लिए राज़ी नहीं होती, कभी नहीं। मैं किसी भी और तरह से उसके एहसानों का बदला दे देती, लेकिन अपना शरीर हरगिज़ दांव पर नहीं लगाती। यह सुनते ही मिस्टर शैडो ने कहा कि अच्छा जवाब था, इसके लिए आपको मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट्स। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि इसका यह मतलब है कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए नहीं रह रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे मामा की जान बचाई, है ना? यह सुनकर अंतरा को बराबर समझ में आया कि मिस्टर शैडो का लहजा तहकीकात वाला था, लेकिन अंतरा जानती थी कि यह स्वाभाविक ही था और वैसे भी मिस्टर शैडो का पॉजिटिव पहलू उसे हमेशा से पसंद था। अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि आप हो। इतना कहने के बाद अंतरा ने आगे फुसफुसाया कि आप सही कह रहे थे, मैं बहुत लकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप मिले। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि मुझे भी बिल्कुल तुम्हारे लिए वही फीलिंग आ रही है। उसके यह कहने के बाद दोनों धीरे धीरे नज़दीक आए और फिर से दोनों के होंठ जुड़ गए और फिर एक पैशनेट किस करते हुए एक दूसरे में खो गए। अंतरा के लिए यह रात काफ़ी थकावट भरी होने वाली थी क्योंकि मिस्टर शैडो के सामने उसने अपनी इच्छा जो जाहिर कर दी थी। दोनों किस करते हुए बेड पर जा गिरे और फिर मिस्टर शैडो ने कहा कि अंतरा, तुम रुद्र के साथ अपने तलाक का जल्दी से निपटारा करो। मैं भी अपने मामलों को जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा। एक बार मेरा काम ख़त्म हो जाए तो हम तुरंत शादी कर लेंगे। मैं एक और दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। यह सुनकर अंतरा क्या ही जवाब दे सकती थी। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर दोनों आगे बढ़े। जैसे जैसे रात ढलती गई वैसे वैसे बेडशीट पर सिलवटें बढ़ती गई। अगले दिन सुबह का सूरज बाहर आ चुका था। आसमान में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा था।
लेकिन शहर की गर्मी को राहत देने के लिए कोमल हवाएं सड़कों पर चल रही थी। होटल सहारा के स्यूट में दोनों प्रेमी बिस्तर पर अभी भी एक दूसरे से लिपट कर लेटे हुए थे। गुलाब की फीकी महक अभी भी कमरे में व्याप्त थी। अंतरा जल्दी उठी और रोज़ की तरह अपने काम निपटाए और फ्री होने के बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और रुद्र को कॉल किया। सामने की तरफ 1-2 बार रिंग बजी और जब कॉल रिसीव हुआ तो अंतरा ने गायत्री की कर्कश आवाज़ सुनी। मैंने तुम्हें इस बार पकड़ ही लिया दीदी। इतना बोलकर गायत्री ने ताना मारते हुए अंतरा से कहा कि तुम सुबह सुबह रुद्र को फ़ोन करती हो, फिर भी यह कहती हो कि तुम्हारा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने आह भरी। सुबह सुबह गायत्री की आवाज़ सुनकर उसका मूड खराब हो गया था। अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि तुमने ठीक पकड़ा, मेरा उसके साथ कुछ लेना देना है। इनफैक्ट मैंने अभी रुद्र को यह बताने के लिए ही कॉल किया है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इस बात से तकलीफ़ हो रही है? इसके जवाब में गायत्री ने चिढ़ते हुए कहा कि तुम सच में बेशर्म हो अंतरा। यह सुनकर अंतरा ने गायत्री को नज़रअंदाज करते हुए आगे कहा कि अब आगे सुनो, मैं न सिर्फ रुद्र से मिलना चाहती हूँ बल्कि मैं उसे कहीं ले जाना भी चाहती हूँ। क्या इससे तुम्हें तकलीफ़ हो रही है? यह सुनकर गायत्री अंतरा को जवाब देने जा रही थी, लेकिन अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कहा कि तेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा हुआ गायत्री? तुझे अब तक यह भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरा और रुद्र का अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी भी मिसेस रुद्र आहूजा हूँ और तू सिर्फ उसकी रखैल है। और अगर मैंने रुद्र को डाइवोर्स नहीं दिया तो तू ज़िंदगी भर उसकी रखैल ही बनी रहेगी। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? यह सुनकर गायत्री ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। गायत्री कुछ देर के लिए स्क्रीन पर देखती रही। उसका अंगूठा ब्लॉक कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर मंडरा रहा था। पिछली बार उसने रुद्र का फ़ोन इस्तेमाल किया था, इसलिए वह बहुत गुस्सा हुआ था। अब वह फिर से उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वैसे ही रुद्र उससे आजकल दूर दूर रहने लगा था। जब तक वह उसकी कानूनी पत्नी नहीं बन जाती तब तक वह रुद्र को किसी भी तरह से नाराज़ करना उसे बहुत महंगा पड़ सकता था। यह सब सोचने के बाद गायत्री ने अंतरा का इनकमिंग कॉल लिस्ट से डिलीट कर दिया और फ़ोन वापस तकिए पर फेंक दिया और फिर बिस्तर पर गिर पड़ी। अभी भी गुस्से से उसकी सांसें भारी फूली हुई थी। बाथरूम से शावर की आवाज़ आ रही थी। अंदर रुद्र नहा रहा था। आजकल गायत्री के प्रति रुद्र का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से गायत्री को बहुत फिक्र हो रही थी। और उन दोनों की पिछली लड़ाई के बाद से तो रुद्र ने उसे कई बार कहा था कि वह किसी भी हाल में अंतरा को मनाकर वापस लेकर आएगा। गायत्री को ख्याल आया कि अच्छा हुआ कि अभी जब अंतरा ने फ़ोन किया तो रुद्र बाथरूम में था। अगर उसने देखा होता कि अंतरा ने सामने से उसे कॉल किया है तो वह खुशी से झूम उठता। वह यह सोच ही रही थी तब रुद्र का फ़ोन फिर से बज उठा और फिर से अंतरा का ही कॉल था। गायत्री ने गुस्से से कॉल काट दिया, लेकिन अंतरा भी ज़िद्दी थी। गायत्री के बार बार फ़ोन काटने पर भी वह फिर से कॉल करती। आखिर में परेशान होकर गायत्री ने कॉल उठाया और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए अंतरा? अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी रुद्र से बात कराओ। गायत्री ने उसे कहा कि वह अभी नहा रहा है। यह सुनकर अंतरा ने ताना मारते हुए कहा कि पिछली बार भी तूने यही बहाना बनाया था। लगता है तेरे पास शर्म के साथ साथ बहाने भी खत्म हो चुके हैं। इतना कहने के बाद अंतरा ने आगे कहा कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ गायत्री, अगर रुद्र बाथरूम में है तो वहाँ जाकर उसे फ़ोन दो, वरना मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगी, मैं बता रही हूँ। यह सुनकर गायत्री गुस्से से काँप उठी और कहा कि अब तुम धमकी देने पर उतर आई हो। वैसे तो मेरे पापा के सामने तुम बहुत मासूम और भोली बनने का नाटक करती हो। तुम्हारा यह कमीनापन मैं पापा को दिखाना चाहती हूँ, जिसे तुम अपने शराफत के मुखौटे के नीचे छुपाती हो। इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि पहले तो तुम यह समझ लो कि जिसकी तुम बात कर रही हो
वह सिर्फ मेरे मामा है, अब वह तुम्हारे पापा नहीं। इतना कहने के बाद अंतरा ने आगे कहा कि और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे मुंह से कमीनेपन की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं चाहे जो भी कर लूं, इस मामले में तो तुम ही हमेशा अव्वल रहोगी। गायत्री अंतरा की यह बात सुन रही थी। तब उसे पता नहीं चला कि शावर की आवाज़ अचानक बंद हो गई थी। रुद्र ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि गायत्री बेड पर बैठी थी। उसकी पीठ रुद्र की तरफ थी और रुद्र का फ़ोन गायत्री के कान पर था। रुद्र ने बाहर आते हुए कहा कि किसका कॉल है? रुद्र ने यह कहकर बिना गायत्री के जवाब का इंतज़ार किए अपना फ़ोन गायत्री के हाथ से ले लिया और कहा कि किससे पूछकर तूने मेरे फ़ोन को हाथ लगाया? रुद्र को अचानक आया हुआ देखकर गायत्री घबरा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी भूत देखा हो। रुद्र, उसने हकलाते हुए कहा, तुमने नहा लिया? लेकिन रुद्र की नज़र पहले से ही उसके फ़ोन पर थी। उसने स्क्रीन पर कॉलर आईडी देखी और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने गायत्री की तरफ घृणा से देखा। रुद्र को अपनी तरफ ऐसे देखकर गायत्री जल्दबाजी में सफाई देने लगी। मैंने अंतरा को कोई धमकी नहीं दी, मैंने उसे फ़ोन भी नहीं किया। उसने कॉल किया है, लेकिन तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। जवाब में रुद्र ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कुछ पूछा भी नहीं, फिर तुम इतनी दहशत में क्यों हो? यह सुनकर गायत्री अपनी नज़रें चुराने लगी। रुद्र बेवकूफ़ नहीं था। उसने आसानी से 2 और 2 जोड़ लिए और कहा कि तो मेरा शक सही था। तुमने सच में इससे पहले अंतरा को कॉल करने के लिए मेरे फ़ोन का इस्तेमाल किया था। इसके जवाब में गायत्री ने सफाई देते हुए कहा कि नहीं रुद्र, मैं कसम खाती हूँ। वह अपनी बात पूरी करे उससे पहले रुद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा कि अब मुझे समझ आ रहा है कि अंतरा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रुद्र ने दहाड़ते हुए आगे कहा कि तुमने मेरे फ़ोन से उसे कॉल करके उसे नीचा दिखाया। तुमने शायद उसे यह सोचने के लिए मजबूर किया कि मैंने तुमसे ऐसा करवाया है, इसलिए उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया और अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मानना पड़ेगा गायत्री बंसल, तुम बहुत शातिर हो। यह सुनकर गायत्री ने रुद्र से कहा कि तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? गायत्री बंसल, रुद्र ने कहा। हाँ तो? गायत्री ने मायूस होते हुए रुद्र से कहा कि तुमने हमेशा से मुझे गायत्री कहा है, लेकिन आज पहली बार तुमने मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया है। रुद्र ने चिढ़ते हुए अपनी आंखें घुमाई। उसके पास गायत्री के ऊपर बर्बाद करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। उसने गायत्री से कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे नाम में? इतना कहने के बाद रुद्र ने गायत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि और एक बात कान खोल कर सुन लो, अब अगर आगे से कभी मेरे फ़ोन को हाथ लगाया तो मैं यह मानूंगा कि तुमने कंपनी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराई है। यह सुनकर गायत्री की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कहने के बाद वह मुड़ा और अंतरा से बात करने के लिए बालकनी की तरफ जाने लगा, लेकिन उससे पहले कि वह बाहर जाए गायत्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम मुझे जॉब से निकाल दोगे? जवाब में रुद्र ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेस की पढ़ाई की है ना, तो तुम्हें इतना भी पता नहीं कि किसी भी कंपनी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराना या लीक करना कानूनन अपराध है। यह कहकर रुद्र ने गायत्री का हाथ झटक दिया और बालकनी का दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। इस बीच कॉल की दूसरी तरफ अंतरा यह पूरा वक्त रुद्र और गायत्री की बातें सुन रही थी और वह खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। अंतरा को उन दोनों की बातें सुनकर ख्याल आया कि आखिर प्यार क्या है। अभी कुछ हफ्ते पहले तक रुद्र इतना प्यार में था और गायत्री के प्रति समर्पित था। वह उससे अलग होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को काटने दौड़ रहे थे। शायद गायत्री को उसके कर्मों की सज़ा मिलना शुरू हो गई थी, जो उसे अब एक के बाद एक अपमान सहना पड़ रहा था। उसका पतन बहुत जल्दी हुआ था। फिर अंतरा को एक और ख्याल आया।
और उसके साथ उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि गायत्री जैसी बिगड़ी हुई औरत जिसने बचपन से कभी एक कप चाय भी नहीं बनाई, वह अपनी नई सास की तानाशाही में कैसे जिएगी। वह यह सब सोच रही थी, तब फोन के दूसरी तरफ से रुद्र की आवाज़ आई, अंतरा। उसका लहजा नर्म और चापलूस लग रहा था। उसने आगे कहा, तुमने इतनी सुबह फ़ोन किया, तुम ठीक तो हो ना? या मामा जी की ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है? कितने पैसों की ज़रूरत है, बस यह बताओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। रुद्र की बात सुनकर अंतरा हैरान हो गई। रुद्र अभी इतना सच्चा और ईमानदार लग रहा था कि अंतरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही आदमी है जो कुछ दिन पहले तक बेशर्म और पत्थर दिल था, जिसने अपनी 4 साल की पत्नी को आधी रात को अपने घर और जिंदगी से निकाल फेंका था। अंतरा ने रुद्र को जवाब देते हुए कहा कि मेरे मामा बिल्कुल ठीक हैं और मेरे पास मेरी और मेरे मामा की ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर रुद्र ने निराश होते हुए कहा कि ठीक है अंतरा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर तुम मुझसे हक से पैसे मांगो। मेरा यकीन करो, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसके जवाब में अंतरा ने ताना मारते हुए कहा कि तो रुद्र आहूजा को अपना पैसा फेंकना पसंद है, मानना पड़ेगा, तुम्हारे तो कुछ अनोखे ही शौक हैं। यह सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा कि तुम्हें इस तरह ताने मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम पर क्या बीत रही है। आखिरकार तुमने 4 साल तक मेरे और मेरी माँ के लिए इतना कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें ही इस घर से निकाल दिया गया। इतना बोलकर रुद्र रुक गया और फिर आगे सफाई देते हुए कहा कि लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे। मैं 30 साल का हो चुका हूँ और अभी भी बच्चा नहीं हुआ है, इसलिए मेरी माँ को परिवार के वंश के लिए फिक्र हो रही थी। और उसी वक्त गायत्री भी प्रेग्नेंट हो गई। और तुम तो माँ को जानती हो, वह हमेशा अपने फैसलों में जल्दबाजी करती हैं, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है। उसकी अब उम्र हो गई है, इसलिए कुछ चीज़ों को लेकर वह बेसब्र हो जाती हैं, लेकिन हमें तो अपने बड़ों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, है ना? यह सुनकर अंतरा ने एक भौं उठाई। हालांकि अंतरा को पता था कि रुद्र उसे देख नहीं सकता, फिर भी रुद्र की बात का उस पर कुछ असर नहीं हुआ। यह जताते हुए उसने कहा कि तुम्हें यह सब गायत्री को बताना चाहिए। अब वही तुम्हारी माँ की बहू है ना। और रही बात वंश की, तो मैं तुम्हें इसलिए कभी बच्चा नहीं दे पाई क्योंकि तुमने कभी भी घर आकर मेरे साथ एक बेड पर रात नहीं बिताई थी। तो मैं कैसे प्रेग्नेंट होती? तुम्हारी माँ ने क्या सोचा था कि मेरे अंदर शुक्राणु आसमान से टपकने वाले थे? यह सुनकर रुद्र ने कहा कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया था, उसके लिए कब तक नाराज़ रहोगी? क्या तुम उन दिनों को भूल नहीं सकती? मैं वादा करता हूँ, अगर तुम मेरे पास वापस आओगी तो मेरी की हुई हर एक गलती की भरपाई कर दूंगा। मैं हर वक्त घर पर रहूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें रुद्र आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसे रोकते हुए कहा कि बस करो रुद्र, मुझे यह सब बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल किया था कि आज हमें मिलना है। यह सुनकर रुद्र उछल पड़ा। उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने कहा, ठीक है, बिल्कुल। यह कहने के बाद उसने उत्साहित होते हुए जल्दबाजी में आगे कहा कि तुम बताओ कहाँ मिलना है, लंच पर मिलें या डिनर पर, या फिर मूवी देखने भी चलें? एक काम करते हैं, मिलकर डिसाइड करते हैं। तुम कहाँ हो? मैं अभी आकर तुम्हें पिक करता हूँ। जवाब में अंतरा ने कहा कि मैं फैमिली कोर्ट के गेट पर हूँ। रुद्र को फ़ोन पर आने में इतना समय लगा था कि इस बीच अंतरा होटल सहारा से फैमिली कोर्ट तक पहुँच गई थी। अंतरा की बात सुनकर रुद्र चौंक गया और कहा, क्या तुम वहाँ क्या कर रही हो? रुद्र ने बिना सोचे ही यह पूछ लिया, लेकिन फिर एहसास होते ही आगे कहा कि क्या तुम सच में डाइवोर्स पेपर्स फाइल करने का सोच रही हो? इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि तुम्हें क्या लगा था मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए बातें करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। अगर डाइवोर्स की बात नहीं होती
तो मैं सपने में भी तुमसे बात ना करती। यह सुनकर रुद्र फीका पड़ गया और उसने कहा कि मैं तुमसे कई बार भीख मांग चुका हूँ। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए मैं क्या करूँ। इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि मुझे नहीं पता, जहर खा लो, अपने हाथ की नस काट लो, ट्रेन के आगे कूद जाओ। यह सुनकर रुद्र ने कहा कि इतनी कठोर मत बनो अंतरा, मेरे बारे में नहीं तो कम से कम खुद के बारे में तो सोचो। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो तब से कैसे जी रही हो, किसी वेश्या की तरह कपड़े पहनकर और दूसरे आदमियों को अपना शरीर दिखाकर कितना पैसा कमा लोगी। अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए पॉकेट मनी दूंगा और इसके अलावा मेकअप, तुम्हारे कपड़े और बैग, इन सब चीज़ों के लिए अलग से तुम्हें जो चाहिए वह दूंगा। यह सब सुनकर अंतरा ठहाके लगाकर हंस पड़ी और फिर ताना मारते हुए कहा कि लगता है गायत्री के साथ रहकर तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि यह सब चीज़ें देने से कोई भी लड़की तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेगी। यह कहने के बाद अंतरा ने आगे कहा कि मिस्टर रुद्र आहूजा, तुम्हें कौन सी भाषा समझ आती है यह बता दो, ताकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें जो लेक्चर दिया वह उस भाषा में वापस से दोहरा देती हूँ। यह सुनकर रुद्र को इतना गुस्सा आया कि उसने दीवार पर जोर से एक मुक्का मार दिया। रुद्र ने इतना जोर से मारा था कि उसके हाथ से खून बहने लगा। फिर रुद्र ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा कि ठीक है, अगर 1 लाख काफ़ी नहीं है तो मैं तुम्हें और 2 लाख दूंगा, ठीक है। अगर वह भी कम है तो मैं 5 लाख भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। आमतौर पर तुम औरतों की खुशी इसी में होती है कि अगर पैसा है तब तक सब ठीक है। क्यों? इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें जो चाहिए वह बताओ, वह आदमी तुम्हें जो दे रहा होगा मैं उससे दुगना दूंगा। यह सुनकर अंतरा ने रुद्र से कहा कि तो अब तुम मुझे खरीदना चाहते हो? इसका जवाब देते हुए रुद्र ने कहा कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या सोचती हो। अगर तुम इसे ऐसे देखना चाहो तो वही सही, लेकिन तुम्हारा पति होने के नाते यह सब करके मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी हम कानूनी तौर पर अलग नहीं हुए हैं। अंतरा ने घड़ी की तरफ देखा और कहा कि रुद्र, अभी 10 बज चुके हैं। यह सुनकर रुद्र की कुछ समझ में नहीं आया और उसने पूछा, हाँ तो? जवाब में अंतरा ने कहा कि फैमिली कोर्ट अभी अभी खुला है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो बातों में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि जल्दी से यहाँ आ जाओ, ताकि हमें ज़्यादा देर लाइन में ना खड़ा रहना पड़े। इतना बोलकर सामने से कोई और दलील सुनाई दे उससे पहले अंतरा ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने पर्स में रख दिया, जिसमें उसका आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। अंतरा मैरिज सर्टिफिकेट पर लगी उन दोनों की फ़ोटो देखने लगी। फ़ोटो में वह अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह बहुत नर्वस थी और रुद्र के चेहरे पर बोरियत और उपेक्षा साफ नज़र आ रही थी। वह काफ़ी बेतुकी सी परिस्थिति, लेकिन अब अंतरा को इस बात की राहत थी कि कुछ ही घंटों में उसकी बेबुनियाद शादी की जंजीरें खुल जाएंगी और वह हमेशा के लिए फिर से आज़ाद हो जाएगी। वह यह सब सोच रही थी, तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक्सक्यूज़ मी मैडम, क्या आप शादी करने के लिए आई हैं? फैमिली कोर्ट के एक वकील ने अंतरा के पास आकर यह पूछा था। उसने आगे कहा कि अभी खिड़की पर कोई नहीं है, मैं आपका काम जल्दी करवा दूंगा और फीस भी बहुत मामूली लूँगा। उस आदमी को जवाब देते हुए अंतरा ने मुस्कुराकर कहा कि थैंक यू, लेकिन मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। यह सुनकर उस वकील ने कहा कि ओह, तो आप अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही हैं? अच्छा है, वैसे भी आज बहुत शुभ तिथि है, शादी करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अंतरा फिर मुस्कुराई और विनम्रता से कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ डाइवोर्स के लिए आई हूँ। यह सुनकर वकील हैरान हो गया और कहा कि लेकिन आप तो अभी जवान हैं और पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो आम बात हैं। डाइवोर्स के बारे में आपको फिर एक बार सोचना चाहिए। जवाब में अंतरा ने कहा कि
आपकी सलाह के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे डाइवोर्स लेना ही है। अंतरा का इरादा पक्का था। यह देखकर वकील ने उसे और कुछ समझाने की कोशिश नहीं की और अंतरा को बताने लगा कि कैसे डाइवोर्स केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे थे और मैरिज रजिस्ट्रेशन दिन ब दिन कम होते जा रहे थे और आज इतना अच्छा दिन होने के बावजूद अब तक एक भी जोड़ा अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं आया था। अंतरा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। अंतरा के मुताबिक शादियां कम होने की एक ही वजह थी। आदमियों को लुभाना बहुत आसान है और बहुत सी औरतें इस बात का फ़ायदा उठाकर उन्हें बहकाती हैं और उनके पैसे ऐंठती रहती हैं। इसलिए शादी की ज़रूरत ही नहीं रह जाती और जिसकी ज़बरदस्ती करवा दी जाती हैं उनके लिए शादी बेड़ियां बन जाती हैं जो दो दुखी लोगों को एक साथ बांध देती हैं। अंतरा को ख्याल आया कि अगर वह मिस्टर शैडो जैसे सही व्यक्ति से नहीं मिली होती तो वह भी अकेले अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना पसंद करती, लेकिन दोबारा कभी शादी नहीं करती। वह यह सब सोच रही थी तब तक रुद्र भी वहाँ पर आ पहुँचा। अंतरा का उसके ऊपर ध्यान पड़ते ही उसने खड़े होते हुए कहा कि अच्छा हुआ जल्दी आ गए। अभी अभी मुझे कोई कह रहा था कि आज बहुत शुभ दिन है, तो चलो इस शुभ दिन पर जल्दी से डाइवोर्स निपटा देते हैं, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। यह सुनते ही रुद्र ने अंतरा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा और कहा कि हमारे रास्ते कभी अलग नहीं होंगे क्योंकि मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। यह सुनकर अंतरा दंग रह गई। अंतरा ने कभी सोचा नहीं था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO इस तरह से दिन दहाड़े उसका किडनैप करेगा। अंतरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। रुद्र उसे खींचते हुए बिल्डिंग के बाहर ले जा रहा था। उसने एक फैसला कर लिया था जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। क्योंकि फैमिली कोर्ट के स्टाफ के लिए ऐसे नज़ारे आम बात हो गई थी। वह लोग लगभग रोज़ ऐसा देखते थे कि वहाँ पर डाइवोर्स फाइल करने आए जोड़ों में से कुछ जोड़े ऐसे होते थे कि उनमें से एक डाइवोर्स चाहता था जबकि दूसरा नहीं चाहता। इसलिए उन्हें लगा कि रुद्र और अंतरा के बीच भी ऐसा ही कोई छोटा मोटा विवाद रहेगा, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोगों ने दखल देने की कोशिश की और रुद्र का पक्ष लेते हुए कहा कि मैडम, आपको बैठकर अपने पति से बात करनी चाहिए। तो दूसरे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि आजकल के नौजवान हमेशा अपनी शादी के मामलों को सुलझाने की कोशिश किए बिना तलाक देने निकल पड़ते हैं। अपने मामलों को संभालने में थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ बिटिया। यह सुनकर अंतरा ने गुस्से से सोचा, मैच्योरिटी दिखाओ? वह अपने पति को डाइवोर्स देकर मैच्योरिटी का ही तो काम कर रही थी, तभी तो वह एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ पाएगी। रुद्र ने अपनी गाड़ी एंट्रेंस के ठीक बाहर पार्क की थी। उसने अपने दोनों मजबूत हाथों से अंतरा के नाजुक कंधों को पकड़कर अपनी कार की पिछली सीट पर बिठा दिया, लेकिन इससे पहले कि रुद्र गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर पाता, अंतरा ने उसे लात मारते हुए कहा, रुद्र कमीने, मुझे जाने दे, वरना मैं किडनैपिंग और असॉल्ट के लिए तुझ पर केस कर दूंगी। इसका जवाब देते हुए रुद्र ने कहा कि हम पति पत्नी हैं, पुलिस तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी। यह कहने के बाद रुद्र ने झुककर अपने शब्दों को दोहराते हुए कहा कि तुम यह सब ड्रामा बंद करो और सीधी तरह से मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं डाइवोर्स के लिए कभी एग्री नहीं करूँगा। अंतरा ने चिल्लाते हुए पूछा कि तुम पागल वागल हो क्या? इस डाइवोर्स की वजह तुम खुद हो, क्योंकि तुमने मुझे चीट किया है। कोई बात नहीं, अगर तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे तो अब मैं डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस करूँगी। भले ही उसमें कितना भी वक्त लग जाए, मैं इंतज़ार कर लूँगी और फिर जब तुम्हारी इज्जत उतरेगी तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। यह सुनकर रुद्र ने कहा, अंतरा, जब से हम अलग हुए हैं तब से तुम्हें गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आने लगा है, नहीं? अंतरा ने उपहास करते हुए कहा कि जब जान पर बन आती है तो एक खरगोश भी पलट कर वार करने की कोशिश करता है।
इसलिए कभी यह मत समझना कि जो चुप रहता है वह कमज़ोर होता है। मैंने तो सिर्फ खुद के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया है। इसमें तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? मैं तो तुम लोगों से बदला लेने की भी कोशिश नहीं कर रही हूँ। उल्टा मैं तुम्हें खुशी से आज़ाद कर रही हूँ ताकि तुम अपनी रखैल के साथ चैन से रह सको। यह सुनकर रुद्र ने अंतरा को कंधों से पकड़ लिया और उसे सीट पर टिका कर कहा कि खुद को इतना दूध से धुला मत मानो। क्या तुम शादीशुदा होने के बावजूद किसी आदमी के साथ रंगरलियां नहीं मना रही हो? इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि ओह, यह सही है। उसने कटाक्ष के साथ आगे कहा कि ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं रंगरलियां मनाती हूँ। अब खुश? यह सुनकर रुद्र गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अंतरा से कहा कि मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरे साथ प्रेग्नेंट हो गई तो क्या तब भी तुम्हारा वह आशिक तुम्हें अपनाएगा? अंतरा को रुद्र की आंखों से लग रहा था कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। उसे रुद्र की बात में खतरे की घंटी सुनाई दी। उसने रुद्र से पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या करने जा रहे हो रुद्र? जवाब में रुद्र ने कहा कि यह कैसा सवाल है? रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने आगे कहा कि हम वही करेंगे जो सब पति पत्नी करते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम पर ध्यान ना देकर गलती कर दी। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम बहक जाओगी। यह बोलते बोलते रुद्र अंतरा के और करीब आता गया। उसकी मंशा साफ थी। वह अंतरा को चूमने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर अंतरा घबरा गई। वह इतनी हताश महसूस कर रही थी कि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा, मुझसे दूर रहो रुद्र। यह कहते हुए अंतरा ने रुद्र के मुंह से बचने के लिए अपने शरीर को घुमाया, जिसकी वजह से रुद्र के होंठ उसकी आंख के कोने पर आ गए और उसे अंतरा के आंसुओं का गीलापन महसूस हुआ। रुद्र ने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? क्या मेरा प्यार तुम्हें इतना दर्द देता है? यह कहते हुए रुद्र ने अंतरा को और कसकर पकड़ लिया। अंतरा ने उसकी छाती पर अपने हाथ मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम इतने गिरे हुए इंसान हो रुद्र। यह कहते हुए अंतरा अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र से छूटने की कोशिश कर रही थी। तब उसका घुटना गलती से रुद्र के दोनों पैरों के बीच में लग गया और रुद्र दर्द से करहा उठा। उसका चेहरा तड़प रहा था। उसके हाथ उसकी कमर पर चले गए और वह पीछे हट गया। अंतरा ने इस मौके का फायदा उठाया और रुद्र को कार से बाहर धकेल दिया। अंतरा का धक्का लगने की वजह से रुद्र जमीन पर गिर गया और अंतरा जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल गई और दौड़ने लगी। अंतरा को भागते हुए देखकर रुद्र को और गुस्सा आया और वह पीछा करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हेल्प! कोई मेरी मदद करो! अंतरा चिल्लाते हुए भाग रही थी। चोट लगने के बावजूद रुद्र तेजी से भागता हुआ अंतरा के नज़दीक पहुंच गया था। उसके हाथ अंतरा को दबोचने के लिए पहुंचे ही थे, तब किसी के दो हाथ बीच में आए और अंतरा को रुद्र से दूर खींचकर अपने पीछे छिपा लिया। अंतरा! उस आदमी ने आश्चर्य से पूछा। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि ऋषभ मलिक था। उसे देखकर जैसे अंतरा को एक लाइफलाइन मिल गई थी। उसने ऋषभ से विनती करते हुए कहा कि ऋषभ सर, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। कार में रुद्र के साथ हुई झड़प के दौरान अंतरा के कपड़े खराब हो गए थे और उसके मुलायम कंधे भी दिख रहे थे। अंतरा की जीन्स का ऊपर का बटन भी खुला हुआ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अंतरा के चेहरे पर डर था और उसके गालों पर आंसू थे। अंतरा के साथ क्या हुआ था यह समझने में ऋषभ मलिक को केवल 1 सेकंड का समय लगा। खूबसूरत लड़कियों और औरतों के साथ अक्सर ऐसी वारदातें होती रहती हैं, लेकिन दिन दहाड़े कोई अंतरा के साथ ऐसा करने की कोशिश करे, वह भी पब्लिक प्लेस में, तो ऋषभ खड़ा होकर तमाशा नहीं देख सकता था। रुद्र उन दोनों को घूर रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसे नहीं पता था कि अंतरा के पास खड़ा हुआ आदमी कौन था और उसे परवाह भी नहीं थी। मेरे रास्ते से हट जाओ! रुद्र ने ऋषभ मलिक पर दहाड़ लगाई
और फिर आगे कहा कि दूसरों के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए, वरना उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यह सुनकर ऋषभ मलिक ने रुद्र को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह पहचान गया था कि यह कमीना आदमी कौन है। ऋषभ ने रुद्र से पूछा, क्या भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है मुझे? ऋषभ ने रुद्र से यह पूछा और आगे कहा कि मुझे तो लगा था कि कोई सड़क छाप आवारा होगा जिसने अंतरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि वह तुम थे मिस्टर रुद्र आहूजा। और मैंने सुना है कि तुम पहली बार पिता बनने जा रहे हो, तो यह बड़े दुख की बात है। तुम अपने होने वाले बच्चे की माँ के साथ रहने के बजाय दूसरी औरतों के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। यह सुनकर रुद्र के कदम थम गए। उसने ध्यान से ऋषभ को देखा और उसे पहचानते हुए कहा कि ओह ऋषभ मलिक। अपने एक साथी बिजनेसमैन ने उसे इस हालत में देख लिया, इसलिए रुद्र थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। ऋषभ मलिक ने अपने हाथ से अंतरा की तरफ इशारा करते हुए रुद्र से पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि तुम भी एग्जीबिशन में आए हुए उन बाकी बिजनेसमैन की तरह हो जिसे यह मॉडल पसंद आ गई थी? उन सब ने मुझे इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए बहुत परेशान किया है। यह जानकारी सुनकर रुद्र और नाराज़ हो गया और उसने कहा कि यह तुम्हारे एग्जीबिशन का मामला नहीं है मिस्टर ऋषभ मलिक, यह मेरे घर का मामला है। अंतरा मेरी पत्नी है। यह सुनकर ऋषभ को एक झटका लगा। पत्नी? ऋषभ ने आश्चर्यचकित होकर कहा और फिर उसने अंतरा की तरफ मुड़कर पूछा, क्या यह सच है? जवाब में अंतरा ने कहा कि हाँ, लेकिन ज़बरदस्ती से। रुद्र मेरे लिए एक सज़ा है, मैं उस पर केस करना चाहती हूँ। यह सुनकर रुद्र चीख पड़ा, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंतरा? ऋषभ आगे बढ़कर रुद्र और अंतरा के बीच में आ गया और कहा कि रुद्र आहूजा, बिजनेस सर्कल में तुम्हारा नाम बड़े आदर से लिया जाता है। एक औरत के लिए तुम अपनी इज्जत क्यों दांव पर लगाना चाहते हो? दुनिया में और भी कई औरतें हैं, तुम उनको। ऋषभ आगे कुछ कहे उससे पहले रुद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा कि मेरी बात छोड़ो, तुम यह बताओ कि तुम्हें अंतरा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम भी अंतरा को पसंद करते हो? यह सुनकर ऋषभ ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि अब तुम बकवास कर रहे हो। अंतरा सिर्फ मेरी एम्प्लॉय है और मैं उसके काम और कौशल को इम्पोर्टेंस देता हूँ। उसके बिना मैं आगे के और कार शो नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उसके बॉस होने के नाते उसकी सेफ्टी देखना मेरा फर्ज है। यह सुनकर रुद्र ने ऋषभ और अंतरा को बारी बारी देखा और कहा कि अब मुझे समझ आया, वह आदमी तुम ही हो जिसे उसने अपना आशिक बना रखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा अभिमानी आदमी एक आम औरत के सामने झुक सकता है। यह सुनकर ऋषभ थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गया था। दूसरी ओर कब से चुपचाप खड़ी अंतरा ने कहा, ऋषभ सर और मेरे बीच प्रोफेशनल रिलेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम अपनी गिरी हुई सोच को और गिरने से रोक लो। इसके जवाब में रुद्र ने अंतरा को चुनौती देते हुए कहा कि तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। अगर वह ऋषभ नहीं था तो कौन कमीना था जो तुम्हें एग्जीबिशन से अपने साथ ले गया था? बताओ। यह सुनकर अंतरा का भी गुस्सा भड़क उठा। उसने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा कि माना कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, लेकिन तुम्हारी नज़र ज़रूर कमज़ोर है। वह ऋषभ सर नहीं थे जिसने उस दिन मुझे लिफ्ट दी थी। यह सुनते ही रुद्र ने उसने जोर से हंसते हुए कहा कि कार एग्जीबिशन के दौरान उस आदमी की पीठ ऑडियंस की तरफ थी, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था। हो सकता है कि ऋषभ तुम्हारे साथ अपना रिश्ता जाहिर करने से डरता है, इसलिए उसने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया। रुद्र की बात सुनते ही अंतरा का दिमाग एक खास बात पर अटक गया कि कार एग्जीबिशन में किसी ने मिस्टर शैडो का चेहरा नहीं देखा था। आखिर में ऋषभ ने कहा कि तुमने सही पहचाना, वह मैं ही था जो अंतरा को अपने साथ ले गया था। ऋषभ की आवाज़ दृढ़ और निश्चितता से भरी थी। उसने रुद्र से आगे कहा कि मुझे अंतरा पसंद है और वह मेरी गर्लफ्रेंड है।
ऋषभ के शब्द उबलते तेल पर डाले गए ठंडे पानी के कटोरे की तरह थे। अंतरा गुस्से से चिल्लाई, ऋषभ सर। ऋषभ उसके झुलसे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और कहा, क्यों, क्या हुआ? जवाब में अंतरा ने कहा कि हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। आप चीज़ों को और क्यों उलझाना चाहते हो? इसके जवाब में ऋषभ ने कहा कि यह सच है कि अब तक हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। यह कहने के बाद ऋषभ ने अंतरा के कंधों पर अपने हाथ रखे और उसे अपने पास खींचते हुए शांति से कहा, लेकिन अब ऐसा रिश्ता बनने जा रहा है। रुद्र उन दोनों के बीच की घनिष्ठता देखकर चकरा गया। अंतरा के साथ हुई झड़प के बाद उसके भी हाल ठीक नहीं थे। अंतरा की लात खाने के अलावा उसकी शर्ट भी फट गई थी और उसके गाल पर 2 छोटे छोटे घाव थे। कोई एक नज़र में बता सकता था कि उसे किसी औरत ने नोचा था। उसने अपने चेहरे के घाव को छुआ और उसकी उंगलियों पर खून पाया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और सबसे कहा कि प्यार से बहुत बातें हो गई, अब और नहीं। उसके बाद रुद्र ने ऋषभ से कहा कि अब मुंह फट होकर तुमसे एक बात कहता हूँ ऋषभ, अंतरा और मेरी शादी हुए 4 साल हो चुके हैं। वह कोई वर्जिन नहीं है और मैंने सुना है कि साफ सफाई के मामले में तुम्हें ऐसा फोबिया है कि तुम ना किसी को छूते हो और ना ही किसी को खुद को छूने देते हो। तो क्या अंतरा तुम्हारे लिए अपवाद है जो ऑलरेडी किसी और की पत्नी है? यह कहते हुए रुद्र का लहजा शातिर और दुश्मनी से भरा था। रुद्र की बात सुनकर अंतरा का जबड़ा सख्त हो गया और उसने आगे बढ़ते हुए कहा कि तुम सच में मोटी बुद्धि हो रुद्र। जब मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि ऋषभ सर और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तो फिर क्यों दूसरे लोगों को ज़बरदस्ती हमारे मामले में खींच रहे हो? यह सुनकर तुरंत ऋषभ ने कहा कि मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। उसने यह जोर देकर कहा और अंतरा का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए आगे कहा कि मैं तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड हूँ। यह सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई और उसने कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है। जवाब में ऋषभ ने अंतरा को चिढ़ाते हुए कहा कि वह तो पहले से ठीक नहीं है, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। यह कहने के बाद वह रुद्र की ओर मुड़ा और उसे कहा कि तुम सही कह रहे हो, मैं साफ सफाई के मामले में थोड़ा सनकी हूँ, लेकिन मैं एक डिज़ाइनर, एक कलाकार भी हूँ और मेरी पसंद नापसंद पूरी तरह मेरे ऊपर है। मुझे परवाह नहीं कि अंतरा शादीशुदा है। अगर वह कोई बार गर्ल होती तब भी मैं उसे पसंद करता। इसलिए मुझे उसके चुने हुए करियर के बारे में या उसकी पिछली ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर ऋषभ अंतरा को अपनी कार के पास खींच कर ले गया। ऋषभ आज अलग कार लेकर आया था। आज पिछली बार वाली चमकदार येलो स्पोर्ट्स कार नहीं थी, बल्कि ब्लू कलर की एसयूवी थी। ऋषभ अंतरा को पकड़ गाड़ी में बैठा रहा था, लेकिन अंतरा ने उसका विरोध किया और उसकी कार में बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि आई एम सॉरी ऋषभ सर, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपको कैसे समझाऊं। रुद्र और मेरा रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप इसमें ना पड़े यही बेहतर होगा। यह सुनकर ऋषभ ने कहा कि चुप करो, मैंने बीच में पड़ने का फैसला कर लिया है और अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर अंतरा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने ऋषभ से कहा कि सॉरी, आपको मेरी वजह से बेकार में परेशान होना पड़ा, लेकिन मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। अगर आप रुद्र को 10 मिनट के लिए यहाँ रोक लेंगे तो तब तक मैं बस स्टॉप तक पहुँच जाऊँगी। जवाब में ऋषभ ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस कार में बैठो। ऋषभ ने बेसब्र होते हुए यह कहा, सर आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर मैं अभी आपके साथ चलूँगी तो हम दोनों के बारे में अफवाहें फैलने लगेंगी। अगर ऐसा हुआ तो आगे हम साथ में काम भी नहीं कर पाएंगे। इसके जवाब में ऋषभ ने कहा कि अगर कोई हमारे बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत करेगा तो मैं उन सब को देख लूँगा।
इसलिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ अंतरा, कार में बैठो। अगर अब तुमने मना किया तो मैं तुम्हें सच में यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद रुद्र तुम्हारे साथ जो भी करे उसकी मुझे परवाह नहीं। आखिर में कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अंतरा मान गई। हालांकि ड्राइवर सीट के पास वाली पैसेंजर सीट के बदले उसने पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि ऋषभ कुछ कहे, अंतरा पीछे की सीट में बैठ गई। यह सब होते हुए रुद्र ने देखा। उसने ऋषभ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम जिसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो वह तो तुम्हारे पास बैठना भी नहीं चाहती। यह कहने के बाद रुद्र ने आगे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किसी का परिवार क्यों तोड़ना चाहते हो। अंतरा और मैं 4 साल से एक दूसरे को प्यार करते हैं। हम दोनों के बीच में बहुत मामूली मनमुटाव हुआ है जो आज नहीं तो कल सुलझ ही जाएगा। तब तुम क्या करोगे मिस्टर ऋषभ मलिक? ऋषभ रुद्र को कोई जवाब ना देते हुए गाड़ी के पीछे से घूमकर ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और दरवाज़ा बंद करके और इग्निशन ऑन किया। उसके बाद ऋषभ ने खिड़की का कांच नीचे किया और रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि अंतरा तुम्हारे पास वापस आकर तुम्हारे बच्चे की सौतेली माँ नहीं बनेगी। वह भले ही नेक दिल हो, लेकिन मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। यह कहने के बाद रुद्र कोई जवाब दे उसके पहले ऋषभ ने गाड़ी के एक्सीलरेटर पर पांव रखा और उसकी गाड़ी मेन रोड पर जाकर ट्रैफिक में गायब हो गई। तीनों के बीच जो तमाशा हुआ था वह फैमिली कोर्ट के स्टाफ और बाकी लोगों ने ऐसे देखा था जैसे कोई नाटक चल रहा हो। और जैसे हमेशा होता है, अंतरा की मदद करने के बदले लोग अपने फ़ोन पर वीडियो बना रहे थे। अब ऋषभ और अंतरा के जाने के बाद सब लोग रुद्र की ओर इशारा कर रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। सब उसे पहचान गए थे, इसलिए उसके नाम के साथ यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में किसी ने बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं किया था। रुद्र भी गुस्से में अपनी कार में बैठ गया और ऋषभ की कार जिस दिशा में गई थी उससे उल्टी दिशा में तेजी से निकल गया। आगे एक सिग्नल पर लाल बत्ती होने की वजह से उसने अपनी गाड़ी रोकी। तब उसकी नज़र पड़ी कि अंतरा का पर्स उसकी कार में रह गया था। रुद्र ने पर्स अपने हाथ में लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के खोलकर अंदर क्या क्या है वह देखने लगा। उसने देखा कि पर्स में उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट और अंतरा के बाकी डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड्स थे। यह सब देखकर रुद्र समझ गया कि अंतरा वाकई में डाइवोर्स के लिए सारी तैयारी करके आई थी। रुद्र ने गुस्से से अंतरा का पर्स पीछे की सीट पर फेंक दिया। अंतरा को पर्स लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ ऋषभ की गाड़ी का माहौल भारी और अजीब था। ऋषभ ने एयर कंडीशनर का टेम्परेचर कम करके 18 डिग्री कर दिया। अंतरा ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा और एक शब्द भी नहीं कहा। वह दोनों अभी भी बॉस और एम्प्लॉय थे। ऋषभ अभी भी उसका सुपरवाइज़र था, वही उसे सैलरी देता था। लेकिन ऋषभ विक्रांत ग्रोवर का भाई भी था और अगर उसने सच में मिस्टर शैडो से शादी की तो ऋषभ उसका देवर बनेगा। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। यह सब सोचते हुए अंतरा ने एक गहरी सांस ली। अब बताओ, ऋषभ ने अचानक कहा। वह अब तक चुप बैठा था, इसलिए अचानक उसकी आवाज़ ने अंतरा को चौकन्ना कर दिया। अंतरा ने पूछा, क्या? जवाब में ऋषभ ने रियरव्यू मिरर में अंतरा को देखा और कहा कि तुम्हारे और रुद्र के बीच क्या हुआ था? यह सुनकर अंतरा ने एक और गहरी सांस ली और कहा कि शादी एक पर्सनल मैटर है। क्या हम इस मामले को छोड़कर कुछ और बात करें? जवाब में ऋषभ ने तुरंत कहा, नहीं। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। अंतरा ने इससे पहले भी ऋषभ का आवेग देखा हुआ था, इसलिए वह उसकी आक्रामकता से हैरान नहीं थी। हालांकि दोनों भाइयों में बहुत फ़र्क था। ऋषभ का स्वभाव मिस्टर शैडो से बहुत अलग था। ऐसा लगता था जैसे वह दोनों अलग अलग दुनिया से हों।
मिस्टर सैडो हमेशा अंतरा के इमोशंस को समझता था। उसे कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए जोर नहीं करता था जो वह नहीं करना चाहती थी। काफ़ी देर तक अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखने के बाद ऋषभ ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए कम से कम तुम्हें मुझे एक एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा, वरना कल उठकर अगर मीडिया ने इस बारे में मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। यह सुनकर अंतरा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि रुद्र ने जो कुछ कहा था वह कुछ हद तक सच है। अभी तक हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए हम फैमिली कोर्ट में थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह पागलों जैसी हरकत करेगा। ऋषभ ने अंतरा की बात सुनी और फिर अपना गला साफ करते हुए पूछा, लेकिन तुम डाइवोर्स क्यों ले रही हो? जवाब में अंतरा ने कहा, क्योंकि रुद्र ने मुझे चीट किया है और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया। यह सुनकर ऋषभ ने पूछा कि और यह दूसरी औरत कौन है? कोई सुपरस्टार या फिर कोई मॉडल? इसके जवाब में अंतरा ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि वह मेरी कज़न है, जिसे मैंने अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा माना था। उस कमीने ने अपनी पत्नी को अपनी साली के लिए धोखा दिया था। क्या सड़ी हुई कहानी है। कभी कभी अंतरा सोचती थी कि उसकी ज़िंदगी डेली सीरियल की हीरोइन की ज़िंदगी से भी 10 गुनी बदतर है। ऋषभ ने उपहास करते हुए पूछा कि क्या तुम्हारी कज़न तुमसे आधी भी खूबसूरत है? जवाब में अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सौंदर्य सब्जेक्टिव है। अपने प्रेमी की नज़र में उसकी प्रेमिका हमेशा खूबसूरत होती है। यह सुनकर ऋषभ ने कहा कि मैं तुम्हारे लुक्स की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर खूबसूरती की बात आई तो मेरा वोट तुमको ही जाएगा। इतना कहने के बाद ऋषभ ने आगे कहा कि तुम्हें पता है कि मेरे भाई के आसपास हर वक्त कितनी सेलिब्रिटीज़ और मॉडल्स मंडराती रहती हैं, लेकिन अगर उनमें से एक भी अगर मेकअप ना करे तो किसी को भी उसे देखकर उल्टी आने लगे। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उन लोगों की चर्चा लुक्स की तरफ क्यों चली गई थी। फिर भी उसे एक बात की राहत मिली कि आखिर टॉपिक बदला तो सही। अंतरा अपने पर्सनल मैटर्स को छोड़कर कुछ भी बकवास करने को तैयार थी। खासकर अपने बॉस के साथ उसने ऋषभ से कहा कि कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू। अंतरा ने थोड़ा अजीब तरीके से जवाब दिया। फिर भी ऋषभ मुस्कुराया और उसने कहा कि वैसे रुद्र कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। डाइवोर्स के लिए तुम्हें अच्छी खासी एलिमनी मिलेगी, तो तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। यह सुनकर अंतरा ने एक और गहरी सांस ली और कहा कि मैं उससे एक पैसा भी नहीं लेने वाली हूँ। यह सुनकर ऋषभ ने इस मामले को लेकर और कोई सवाल नहीं पूछा। एक औरत के बारे में और क्या कहा जा सकता है जो अपने पति को डाइवोर्स दे रही है, और वह भी बिना किसी एलिमनी के, जो कि उसका कानूनन हक है। हालांकि अंतरा का स्वभाव मिलनसार था, फिर भी वह कभी कभी ज़िद्दी हो जाती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वह अपने पति को उसे धोखा देने के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वह उन औरतों से ऊपर थी जो अपने पति की रखैलों को मार डालती हैं या फिर अपने धोखेबाज पति को अपना लेती हैं। ऐसी औरतें किसी सहानुभूति के लायक नहीं होती। ऋषभ ने कहा कि अगर तुम चाहो तो डाइवोर्स प्रोसीजर में मदद करने के लिए मैं तुम्हें एक वकील दे सकता हूँ। यह सुनकर अंतरा ने कहा, थैंक यू, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यकीन है कि रुद्र यह महीना ख़त्म होने से पहले डाइवोर्स दे देगा। ऋषभ ने रियर व्यू मिरर में अंतरा को देखते हुए पूछा कि क्या तुम्हें रुद्र पर इतना भरोसा है? अभी कुछ समय पहले वह तुम्हें वापस पाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें सच में लगता है कि वह कुछ ही हफ्तों में हार मान लेगा? इतना कहने के बाद ऋषभ ने अंतरा को समझाते हुए कहा कि देखो अंतरा, तुम काफ़ी लंबे समय से एक हाउसवाइफ रही हो, इसलिए हो सकता है तुम्हें आदमियों की परख नहीं है। हम मर्द कभी कभी बहुत नीचे गिर जाते हैं। तुम जितना उसे दूर जाने की कोशिश करोगी, उतना ही वह पास आएगा और तुम्हें पाने की उसकी इच्छा वक्त के साथ बढ़ती जाएगी।
यह सुनकर अंतरा ने कहा कि तो आप यह कहना चाहते हैं कि रुद्र को मुझ में इंटरेस्टेड है? जवाब में ऋषभ ने कहा, नहीं, मैं तो अपने बारे में बात कर रहा हूँ। ऋषभ ने हंसते हुए जवाब दिया और आगे कहा कि जिस दिन तुमने मेरे साथ काम करना शुरू किया है तब से तुम लगातार मुझे रिजेक्ट कर रही हो। इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि मैं बस आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती। इसके बाद ऋषभ ने अंतरा के साथ इस मुद्दे पर काफ़ी सारी बातें की, जिससे अंतरा के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी और वह अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। इसलिए आखिर में उसने कहा कि सर, क्या आप मुझे होटल सहारा छोड़ देंगे प्लीज़? जवाब में ऋषभ ने कहा कि नहीं, जब तक तुम मुझे यह नहीं बताती कि तुम उस होटल में किसके साथ रहती हो तब तक मैं तुम्हें इस गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दूंगा।